हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय खान और आप सभी का रीड की क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच में टुडे वी विल स्टडी अबाउट पर्सनिफिकेशन। क्या है पर्सनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले जैसे हमने पीछे की फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं, तो हमने ये जाना है कि सभी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो वैसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। और जो ये पर्सनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो जब जैसे हमने पीछे के एग्जाम्स में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितने कि जो पीछे जो फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं। तो ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली 6 है। तो उसमें से ये 5वां फिगर ऑफ स्पीच हमारे सामने है पर्सनिफिकेशन, और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको जब हम समझे तो एक चीज आप ध्यान रखें, इसमें रटने वाला कोई मैटर नहीं है। जैसे आपने देखा था सिम्बली के अंदर, देखा आपने कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसकी डेफिनेशन को बहुत ज्यादा अगर ध्यान से नहीं भी पढ़ते हैं तो वो भी सिम्बली के क्वेश्चंस को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। लेकिन पर्सनिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझना जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन ट्रीट्स abstraction or inanimate objects as if they are human beings। ठीक है, तो जो मानवीकरण अलंकार है वो ट्रीट्स करता है एब्स्ट्रैक्शन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, और दूसरी चीज है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, आपने नाउन तो पढ़ा ही है। नाउन के जब अंदर हमने उसके काइंड ऑफ पार्ट ऑफ नाउन हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो भाववाचक और गुणवाचक जो संज्ञा हमने पढ़ी थी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी थी, और उस अब्स्ट्रैक्ट वर्ड से ही वर्ड बना है, आगे अब्स्ट्रैक्शन बना है। और उस अब्स्ट्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन वो चीजें हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको सी नहीं कर सकते, उनको हम देख नहीं सकते हैं और उनको टच नहीं कर सकते हैं। जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं, वो चीजें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन कौन सी चीजें हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन जैसे शब्द आ गया नॉलेज, टाइम, पावर, लाफ्टर, एक्सपीरियंस, ऐसे जो शब्द है वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, अमूर्त विचार होते हैं। ठीक है, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन के अलावा आगे है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं निर्जीव वस्तु। क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु बोलते हैं। निर्जीव वस्तुएं आप जानते हैं, दे कांट ब्रीथ, वो श्वसन क्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसे टेबल है, बोर्ड है, मार्कर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर है, ये क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है एब्स्ट्रैक्शन और दूसरी है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी अमूर्त विचार, अमूर्त वस्तुएं के साथ साथ निर्जीव वस्तुएं, जो कि इसके अंदर किस प्रकार से रोल प्ले करेगी, एज इफ, यानी मानो वो क्या है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, वो क्या एक मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग्स है। इसमें ऐसी जरूरी नहीं है कि मनुष्य की बात की जाए, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो क्रियाकलाप करता है, जो एक्टिविटी ह्यूमंस करते हैं, जो एक्टिविटी एक सजीव प्राणी जो एक्टिविटी करता है, वो अगर निर्जीव वस्तु या एब्स्ट्रैक्शन जो अमूर्त विचार है, अमूर्त वस्तुएं हैं, यदि वो अमूर्त चीजें हैं, अगर वो चीजें मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करने लग जाए, यानी वो निर्जीव वस्तुएं भी मनुष्य की तरह कार्य करती किसी वाक्य में दिखाई दे, तो हमें ये समझना है कि उस वाक्य में क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। इसको देखना है, यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, यह एक ऐसा अलंकार है जिसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं जो है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उनको जीवन एवं व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। कोई भी निर्जीव वस्तु होगी
जिस सेंटेंस में होगी उस वाक्य में आएगी, लेकिन उसकी जो वर्ब है, उसकी जो वर्ब होगी, उस वर्ब से ये पता लगेगा कि ये जो निर्जीव वस्तु है वो एक मनुष्य की तरह कार्य कर रही है। जैसे सजीव प्राणी कार्य करते हैं उसी प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम वॉक करते हैं तो वॉक करने का काम कौन कर सकता है स्टूडेंट्स? वॉक करने का काम है वो लिविंग थिंग्स कर सकती है। ठीक है, हंसने का काम कौन कर सकता है? डांस करने का काम कौन कर सकता है? इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है, इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं वो केवल क्या कर सकते हैं? या तो मनुष्य कर सकते हैं, सजीव प्राणी कर सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स इस चीज को क्या कर सकते हैं। तो अगर यही जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको एक जीवन दे दिया जाता है, किसका? जो लिविंग थिंग्स है उसका जीवन दे दिया जाता है, ऐसे लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स है, और उन्हें एक जो व्यक्तित्व है वो उसे प्रदान कर दिया जाता है, और वो कार्य है वो किसकी तरह करने लग जाते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। समटाइम्स कभी-कभी हम ऐसे देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन में यानी मानवीकरण अलंकार के अंदर क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो अमूर्त विचार है, उनको मूर्त बना दिया जाता है। यानी मूर्त बनाने का मतलब है कि वो ऐसे लगेगा जैसे उसको टच किया जा सकता है, उसको फील, उसको देखा जा सकता है, या उसे व्यक्ति जो कार्य करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो कार्य करते हैं, वो कार्य है वो मानवीय स्तर उसको प्रदान करके ऐसे लगेगा कि वो ऐसे काम कर सकता है। यह हमें सेंटेंस आएगा तो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो पर्सनिफिकेशन है वो ट्रीट्स करता है, कौन सी चीजों को ट्रीट्स करता है? एब्स्ट्रैक्शन और इनएनिमेट थिंग्स को ट्रीट करता है कि वो क्या है? एक ह्यूमन बीइंग्स है, यानी वो जो काम करते हैं वो जस्ट लाइक इसकी तरह काम करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम करते हैं। अब इसके नीचे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि द मून एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, द मून चांद है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है? जी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो जो निर्जीव वस्तु है द मून वेल्ड हर फेस। ठीक है, वेल यहां पे जो वर्ब है पर्सनिफिकेशन में आपको एक ही काम करना है कि पर्सनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वर्ब, यानी सेंटेंस में कौन सी वर्ब आ रही है, यानी वो वर्ब वैसे काम करने वाली वर्ब हो जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो किसके साथ लगी हो? या तो एब्स्ट्रैक्शन वाले वर्ड के साथ लगी हो, या फिर वो किसके साथ लगी हो? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ लगी हो, तो उसमें डेफिनेटली क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे द मून वेल्ड हर फेस, इसका मीनिंग है, वेल्ड का मतलब होता है, वेल्ड का मतलब घूंघट निकालना। घूंघट निकालने का काम कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं, महिलाएं करती है, ह्यूमन बीइंग। हर फेस, हर शब्द है वो किसके लिए काम में, हर जो वर्ड है या जो प्रोनाउन यूज्ड है वो किसके लिए काम में लिया गया है? द मून के लिए लिया गया है, यानी चंद्रमा ने अपना घूंघट है वो निकाल लिया चंद्रमा ने। तो चंद्रमा ने कार्य, कौन सा कार्य किया? चंद्रमा ने वो कार्य किया जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो जब इनएनिमेट थिंग्स या एब्स्ट्रैक्शन है वो सब कार्य करें जो एक मनुष्य करता है, जो ह्यूमन बीइंग करता है, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। डेथ लेज, लेज का मतलब होता है डालना। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स। तो यहां पे देखते हैं, जहां यहां प्रोनाउन काम में आया है, जैसे मून के लिए हर आया था वैसे ही डेथ के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज्ड है? हिज है। और हिज कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो वैसे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। तो डेथ लेस डालती है, मृत्यु है वो डालती है हिज आइसी हैंड, अपने क्रूर हाथ, अपने क्रूर हाथ ऑन द किंग्स, राजाओं पर अपने क्रूर हाथ है वो क्या, कौन चीज डालती है? मृत्यु डालती है। तो मृत्यु जो डेथ है वो डालती है आइसी हैंड, आइसी हैंड डालने का काम करता है। तो आइसी हैंड कौन डाल सकता है? आइसी हैंड लिविंग थिंग्स डाल सकती है, ह्यूमन बीइंग्स डाल सकता है। जो ह्यूमन बीइंग डालता है वो काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन। दोनों में क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल थे। डेथ है वो एब्स्ट्रैक्शन है, अमूर्त है। मृत्यु को हम सी नहीं कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। तो डेथ है और ये एब्स्ट्रैक्शन है, और ये क्या है? इनएनिमेट थिंग्स है। डेथ के लिए हिज आया है, जैसे मून के लिए क्या आया?
हर प्रोनाउन आया है और डेथ के लिए हीज आया है, और दोनों में वर्ब आप देखेंगे तो लेस और जो वेल है दोनों ही क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। तो अगर इस प्रकार से आता है तो हमारा होता है पर्सनिफिकेशन। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं पर्सनिफिकेशन के। आई होप दैट कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं इसको। Experience is the best teacher. Experience is the best teacher. यानी यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। जो अनुभव है वो एब्स्ट्रैक्शन है, और लेकिन वो एब्स्ट्रैक्शन है वो किसका काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग का काम कर रहा है। जैसे टीचिंग का काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करता है। वैसे ही जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो क्या करता है, वो टीच करता है, वो पढ़ाता है हमें। अनुभव से हम सीखते हैं। तो हम किससे सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस क्या हो गया है, हमारा एक बेस्ट टीचर हो गया है। तो जो एक्सपीरियंस जो एब्स्ट्रैक्शन है, और इस एब्स्ट्रैक्शन को क्या बना दिया गया है, एक टीचर बना दिया गया। यानी इस एक्सपीरियंस को हमने व्यक्तित्व प्रदान कर दिया, टीचर का व्यक्तित्व प्रदान कर दिया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। वेरी गुड। दूसरा है लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। तो जैसे ब्लाइंड कौन हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्शन ब्लाइंड हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तुओं की आंखें आपने देखी है, कोई अमूर्त विचार है उनके कभी आंखें होती है, नहीं होती है, लेकिन हमने इसको जीवन प्रदान किया है। यहाँ पे किसी ने इस सेंटेंस को बना के इसमें व्यक्तित्व प्रदान किया है। कैसे किया है कि ब्लाइंड कौन हो सकता है, ब्लाइंड ह्यूमन बीइंग हो सकता है। जिनकी आंखें हैं वही तो अंधा हो सकता है, तो वो ब्लाइंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन है, इस एब्स्ट्रैक्शन को कैसा दिखा दिया गया है, ब्लाइंड दिखा दिया गया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह कार्य कर रहा है। और जब ह्यूमन बीइंग्स की तरह कार्य कर रहा है तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है टाइम वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम, गुड, एब्स्ट्रैक्शन है। वेट करना, वेट्स फॉर, इंतजार करना। इंतजार कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। हम किसी का इंतजार करते हैं। वैसे ही टाइम के लिए क्या है, इंतजार करना शब्द आया है। वेट्स फॉर आया है। वेट्स फॉर का मतलब यहाँ एब्स्ट्रैक्शन को हमने क्या बना दिया गया है, लिविंग चीज बना दिया, ह्यूमन बीइंग उसके बना दिया गया है। कि ह्यूमन बीइंग्स जैसे वेट करते हैं, वैसे समय है वो किसी का भी वेट नहीं करता है। टाइम वेट्स फॉर नन। समय इंतजार करता है, किसका, किसी का भी नहीं करता है, क्योंकि समय तो है वो चला जाता है, इंतजार करने का उसके पास नहीं है। तो वेट्स फॉर जो है वो वर्ब है जो ह्यूमन बीइंग्स क्रियाकलाप करते हैं। वैसे ही टाइम जो वर्ड है वो करने लग गया है। इसके हिसाब से दो चार एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ पर्सनिफिकेशन का, ताकि आपके और अधिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे रिवर्स डांस इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स नदियां, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तु है नदी। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो काम देखो किस प्रकार से कर रहा है कि रिवर्स डांस, नदियां नाचती है। अब नाचने का काम आपको पता है ये कौन कर सकता है, नाचने का काम ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स है जैसा काम अब की बार कौन कर रहा है, रिवर्स डांस कर रही है इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के मैदानों पर नदियां हैं वो डांस करती है, नदियां हैं वो नाचती है। ठीक है, और एग्जांपल देखें, अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर,
वर्ब हमने काम में लिए नॉक्स, नॉकेट लिया है। नॉक्स क्या है? खटखटाना। अब खटखटाना मतलब दरवाजा खटखटाया है, डोर को खटखटाया है। डोर को कौन खटखटाएगा? अब डोर को कोई ह्यूमन बीइंग्स है, वो उस डोर को क्या करेगा? नॉक करेगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स है वो डोर को नॉक करता है, उसी प्रकार डोर को नॉक है वो कौन कर रहा है? अपॉर्चुनिटी कर रहा है। कौन कर रहा है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है वो दरवाजे को खटखटाती है, अवसर है वो हमारे पास आ जाता है, बट वंस यानी लेकिन एक बार। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द, नॉक्स करने का काम है फिर ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, उसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कर रही है। वैसे अगला एग्जांपल देखेंगे, लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब हंसी। होल्डिंग, होल्ड करना, पकड़े रखना, बोथ हर साइड। अब हंसी के लिए हमने क्या 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 लिया है? हर काम में ले लिया है कि हंसी है वो अपनी दोनों साइड्स को क्या करती है? होल्ड किए रखती है। ठीक है, दोनों तरफ को होल्ड किए रखती है। तो हंसी, लाफ्टर है वो अब्स्ट्रैक्शन है, और इस अब्स्ट्रैक्शन को स्टूडेंट्स हमने क्या मान लिया है? इनएनिमेट, सॉरी, इसमें क्या मान लिया है हमने? ह्यूमन बीइंग्स मान लिया है, और ह्यूमन बीइंग्स मानकर हमने यहाँ पे हर काम में ले लिया है। इसी प्रकार इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? प्राधिकरण, अथॉरिटी। फॉरगेट्स, अब फॉरगेट्स आया इसके साथ, यही आप एक बार रुक के समझ लेते हैं कि फॉरगेट्स का मतलब क्या होता है? भूलना। अब भूलने का काम कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग्स। हम कोई चीज को भूल सकते हैं, उसको वापस रिमेंबर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं उसको। तो अथॉरिटी है, अब्स्ट्रैक्शन है, उसने क्या कर दिया है? फॉरगेट्स कर दिया है। ठीक है, अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग, डाइंग किंग्स। तो फॉरगेट्स करने का जो काम है वो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, और ये काम अब की बार किसने कर दिया है? अथॉरिटी ने कर दिया है, एब्स्ट्रैक्शन ने कर दिया है। इसीलिए हमारा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। तो ये था हमारा पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। आई थिंक एंड आई होप दैट यू स्टडीड दिस प्रॉपर्ली, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है राइम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? राइम है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुकबंदी। क्या बोलते हैं? तुकबंदी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? राइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि राइम है वो हमेशा किस में होती है? पोएट्री में होती है। किस में होती है? पोएट्री में होती है। कहीं भी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अगर आप कोई प्रोज पैसेज को पढ़ रहे हैं या कोई स्टोरी को पढ़ रहे हैं या आप नॉवेल को पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसमें कोई राइम होगी। ऐसा नहीं होता है। राइम मोस्टली किसमें पाई जाती है? पोएट्री के अंदर। यानी आपको पोइम जब आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या मिलती है? राइम मिलती है। और वो राइम क्यों जरूरी होती है पोएट्री के लिए? ठीक है, क्योंकि जब हम किसी पोएट्री को राइट कर रहे हैं, उसको कंपोज कर रहे हैं, तो जब तक हम उसके अंदर राइम नहीं डालते हैं तो उसके लिसनर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको लिसनर को हम उसको प्रभावित करने के लिए, उसके ऊपर इफेक्ट डालने के लिए उस रीडर के ऊपर, तब हम उसमें राइमिंग करते हैं, तुकबंदी करते हैं। ठीक है, जैसे आपने दोहे पढ़े हैं तो दोहे में लास्ट में जाके मान लो आय आ रहा है तो नीचे वाले पंक्ति में भी क्या आ रहा है? आय आ रहा है। तो वो क्या होती है? उसकी तुकबंदी होती है। तो वैसी तुकबंदी क्या होती है? इंग्लिश की पोएट्री के अंदर भी आपको मिलती है, आपने देखा भी है। तो उससे रिलेटेड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है कि राइम क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना है कि राइम है क्या। ठीक है, ये तुकबंदी क्या है? तो राइम है, राइम एक रिपीटिशन है। राइम इज ए रिपीटिशन, एक पुनरावृत्ति है। किसकी? वोवल और जो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, जो वोवल्स एंड जो कॉन्सोनेंट का
साउंड होता है, वोवेल और जो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है उसका रिपीटेशन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का साउंड का रिपीटेशन हुआ था, जैसे आपने एलिट्रेशन पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार पढ़ा, अनुप्रास अलंकार में आपने देखा था कि बार बार है वो पुनरावृत्ति हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की। आपने एसोनेंस पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि बार बार वोवेल साउंड्स की रिपीटेशन हो रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक पंक्ति जो है, जो ईच लाइन है, ठीक है, उस लाइन के एंड में, कहां पे, उस ईच लाइन के एंड में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है वोवेल का और कॉन्सोनेंट साउंड का। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे कोई भी इंग्लिश की लाइन है वो पोएट्री की यहाँ पे लिखनी शुरू की, लास्ट में जाके हमने आर वाई यानी री का एक वर्ड छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें राइमिंग हुई ई की, यहाँ पे राइमिंग हो रही है। इसी प्रकार हमने दूसरी लाइन लिखी जिसमें एल वाई छोड़ा लास्ट के अंदर, तो इसमें ली, यानी इसमें भी क्या है ई। ये जो सेम जो सिमिलरिटी आ रही है ना, वो कहलाती है राइम कहलाती है। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई भी पोएट्री की लाइन के लास्ट में यानी एंड के अंदर क्या होती है, राइम होती है, और कई बार हम देखते हैं कि वो एंड में नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, मिडल ऑफ द लाइन हो जाती है, मिडल ऑफ लाइन हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि राइमिंग है वो किसी भी पोएट्री के लास्ट में जाके हो, राइमिंग है वो पोएट्री की कहां हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है। कई बार आपने पोएट्री को देखा होगा कि कोमा और सेमीकोलन जैसे लिखे हुए पोएट्री के बीच में, जो पंक्तियों के बीच में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना है कि ये एंड ऑफ लाइन भी हो सकता है और मिडल ऑफ लाइन भी राइमिंग हो सकती है, और इस प्रकार से क्या होता है, ये राइम होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें कैसे करना है। सबसे आपने समझा है कि वोवेल और साउंड्स का यहाँ पे रिपीटेशन होगा, एक पैटर्न है, एक अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट के हिसाब से सेम जो अरेंजमेंट है वो बार बार आता रहेगा, फ्रिक्वेंटली होगा। ये इसकी थोड़ी डेफिनेशन थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, तो राइम इज यूज्ड फॉर, ठीक है, म्यूजिकल एंड रिथमेटिकल इफेक्ट इन द पोएट्री। पोएट्री के अंदर म्यूजिकल और रिथमेटिकल, म्यूजिकल मतलब संगीत की जो साउंड है, म्यूजिक का जो साउंड है, उसको हम राइम को पढ़ें तो एक म्यूजिक सा है वो उत्पन्न होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। उसी प्रकार एक रिदम होनी चाहिए, लय होनी चाहिए। पोएट्री को हम पढ़ें तो लय होगी, तो उससे रीडर ज्यादा इफेक्टेड होगा। तो ये राइमिंग का प्रयोग है। राइम का प्रयोग इज यूज्ड फॉर म्यूजिकल एंड रिथमेटिकल इफेक्ट इन द पोएट्री। ठीक है, अब देखो कि वो किस प्रकार से पंक्तियां हैं वो राइम करती है एक दूसरे की। ठीक है, वो देखते हैं हम। जैसे सच वर्ड्स, कुछ शब्द है, सच वर्ड्स आर यूज्ड एट एंड ऑफ द लाइन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली राइम करना सिखा रहा हूं, जिससे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि राइम है वो किस प्रकार से होती है। जैसे हमारे पास शब्द है डे, हमारे पास शब्द है डे, डे राइम्स विद डे राइम्स विद अवे। वर्ड है डे, तो डे का आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे डे, तो आप बोलेंगे डे, और ये अवे। ठीक है, तो डे और अवे दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या है, यहाँ पे उच्चारण की जो ध्वनि है वो क्या है, सैम है। तो जब सैम होती है तो क्या हो जाती है, राइम हो जाती है। उसी प्रकार देखते हैं टफ, वो राइम्स करती है जैसे रफ है। टफ के जैसे शब्द कौन सा आ गया, रफ है। जैसे टफ में जो साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन साउंड हो रहा है उसी प्रकार से रफ में हो रहा है। उसी प्रकार जैसे देखते हैं अपीयर, क्या है, अपीयर है, तो अपीयर के लिए सोचेंगे तो अपीयर के जैसे ही शब्द आए तब वो सेम राइमिंग हो सकती है, यानी अपीयर
और क्लियर। ठीक है, जैसे अपीयर होता है वैसे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जैसे देखते हैं माइट, देखा माइट, तो माइट के साथ जैसे राइट बिठा दिया हमने साइट, जैसे माइट है वैसे क्या हो जाएगा, साइट हो जाता है। तो ये था हमारा राइमिंग। तो इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, इस प्रकार से आप राइमिंग सेट हो जाती है पोएट्री के अंदर। हमें राइमिंग को सिर्फ फाइंड आउट ही करना है, इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। जैसे ये जो होती है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो मैं एक लाइन आपके लिए लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। राइम कैन बी मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक। जो राइम होती है स्टूडेंट्स, वो क्या हो सकती है, मोनोसिलेबिक हो सकती है। सिलेबिक्स के एक सिलेबल जो शब्दांश होता है वो मोनोसिलेबिक भी हो सकता है। बाइसिलेबिक का मतलब होता है बाई, मोनो सिंगल है और बाई डबल है, दो के लिए। पॉलीस इससे दो से ज्यादा होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिलेबिक बोलते हैं। तो राइम कैन बी मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक हो सकती है। और इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखेंगे आप, वो ये है कि जो राइम्स होती है स्टूडेंट्स, जो राइम्स है वो राइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, राइम डिपेंड करती है किसके ऊपर करती है, वो करती है प्रोनाउंसिएशन पर। किसके ऊपर करती है, प्रोनाउंसिएशन पर करती है। जो हमारा उच्चारण होता है उसके ऊपर करती है, न कि स्पेलिंग पैटर्न पे। जो स्पेलिंग पैटर्न है, जो स्पेलिंग होती है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हमेशा प्रोनाउंसिएशन, जो हमारा जो साउंड निकलता है, जो हमारी ध्वनि निकलती है, उससे जो लय बढ़ती है, उसमें जो सेम अरेंजमेंट होता है वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का, वो हमारी होती है राइम होती है। अब परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं राइम की क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में राइम से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो एक नाम आपने सुना होगा, राइम स्कीम। राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या है, ये राइम तो तुकबंदी हो गई, स्कीम है एक पैटर्न है। स्कीम क्या है, एक पैटर्न है इसका, कि राइम करे जी, लेकिन राइम के लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल उसका एक पैटर्न होना जरूरी है। ठीक है, तो वो पैटर्न किस प्रकार से होता है, जो स्कीम का जो पैटर्न होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको। किसमें, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, और शुरुआत स्टार्टिंग में किससे करनी है, ABCD से। जैसे ABCD, इससे शुरू करना है। ठीक है, किस प्रकार से करना है वो आप समझ जाएंगे। जैसे छोटी सी लाइन ले लेते हैं, पोएट्री की एक लाइन ली। ठीक है, जैसे आया, लास्ट का वर्ड आया डे, हमने पोएट्री लिखनी शुरू की है, लास्ट का वर्ड आ गया, एंड ऑफ लाइन ले रहे हैं, आ गया डे। आगे लिखा हमने ले। ठीक है, आगे लिखा ग्रीन, स्क्रीन, माइट, लाइट, ट्रे, ऐसे शब्द लिए। ठीक है, लास्ट में तो पहला जो होगा, जो उच्चारण का जो शब्द है, जो लास्ट में राइमिंग कर रहे हैं, तो वो जो उसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, उसके लास्ट में हम लिख देते हैं ए, यानी ए से शुरुआत करेंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब यदि जैसा पहले का जो आपका उच्चारण आया है उसका सेम उच्चारण जब आ जाता है, वैसा का वैसे ही कोई उच्चारण का शब्द और होता है, तो उसका लेटर वो ही रहेगा। ठीक है, यानी डे से मिलता जुलता अगर आ गया है तो इसका लेटर ये रहेगा, अगर डे से मिलता जुलता नहीं आया है तो उसका लेटर कौन सा हो जाएगा, उससे आगे वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और यदि फिर बी का जो साउंड है उसके जैसे समान आ जाता है तब तो बी हो जाता है, या उससे भी हटकर आ जाता है तो नेक्स्ट लेटर उसके लिए लिख देते हैं क्या, सी लिख देते हैं। जैसे डे, ठीक है, ए लिखा, ले, डे से मिलता जुलता है तो ए लिख दो, अगर डे से मिलता जुलता नहीं है
तो बी लिख दो, मिलता जुलता है तो क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, ग्रीन डे और ले से मिलता जुलता है क्या कि जी नहीं है, नहीं है तो क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। श्रीन क्या है, मिलता जुलता है, ठीक है बी लिख दिया। अगर नहीं होता तो क्या लिख देते, सी लिख देते। नाइट, नाइट डे का प्रोनाउंसिएशन जैसा है क्या कि जी नहीं है, ग्रीन के जैसा है कि नहीं है, माइट अलग है, अलग है तो क्या लिख देंगे, उससे आगे बढ़ाकर लेटर लिख देंगे कौन सा, सी। वैसे ही क्या है, लाइट है, लाइट कौन से में मिलता जुलता है, साउंड उसका कि माइट का प्रोनाउंसिएशन और लाइट का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा सी। आगे लिखा ट्रे लिखा, तो ट्रे का इनमें से कौन से का सेम है प्रोनाउंसिएशन के, जी डे और ले ट्रे मिलता जुलता है, तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये होती है राइम स्कीम, इस हिसाब से आपको लिखना है। अगर इनसे और हटकर आ जाता है तो आप डी कर देंगे, और हटकर आ जाता है तो ई कर देंगे। यदि सेम, अब आगे मान लो आगे फिर अगर दोबारा नाइट आ गया कोई, तो बताओ आप क्या लिखोगे, नाइट आ गया तो इनमें देखेंगे भी डे और नाइट का तो अलग अलग है। ठीक है, तो कौन से में मिलता जुलता है कि जी माइट लाइट, इनके आगे सी लिखा था, उनका सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है नाइट का, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब हमारी राइम स्कीम क्या बन के तैयार होगी है, ए बी बी सी सी ए सी। ये जो पैटर्न जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं, राइम स्कीम बोलते हैं। तो एग्जाम में पोएट्री की मान लो 5-6 लाइनें आपके परीक्षा में पूछ ली और बाद में पूछ ली कि इस पोएट्री की इस जो पंक्ति लिखी है अबो लाइंस की राइम स्कीम क्या होगी, तो मुझे आई होप दैट कि आप इस तरीके से राइम स्कीम को फाइंड आउट करेंगे और आसानी के साथ आप राइम स्कीम लिख देंगे। ठीक है, इसके सिमिलर जैसे हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे, रीड के अंदर एक टॉपिक और है हमारे लिटरेरी टर्म्स, उसमें हम जैसे सोनेट पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको और ज्यादा पढ़ लेंगे कि राइम स्कीम को आपको किस प्रकार से करना है, जिसमें पोएट्री के एग्जांपल्स मैं आपको देकर फिर मैं आपसे राइम स्कीम और क्लास में, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो स्टार आर आ रहा है। ठीक है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जिस लास्ट में आर आ रहा है तो दोनों के आगे ए लिख देंगे। ठीक है, इससे अगर कोई डिफरेंट आएगा तो बी लिख देंगे, अगर सेम आएगा तो ए लिख देंगे, बी से रिलेटेड आएगा तो बी लिख देंगे, फिर न्यू आएगा तो सी लिख देंगे। इस हिसाब से हम राइम स्कीम को फाइंड आउट करके हम अपना आंसर है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा है पर्सनिफिकेशन और राइम, और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है, ये जो यूनिट है फिगर ऑफ स्पीच की, वो होती है कंप्लीट। आई होप दैट कि आपने बहुत अच्छा सीखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज फेस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब, जो क्वेश्चन है आपका, जरूर पूछें। थैंक यू।